नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। हमने सिंधु घाटी की सभ्यता को पढ़ना प्रारंभ किया और सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में बहुत ही बहुमूल्य जानकारी हमने प्राप्त करी। आज हम इसी के अंतर्गत बिंदु आर्यों का आना पढ़ेंगे। सिंधु घाटी की सभ्यता के ये लोग कौन थे, कहाँ से आए, इसका हमें अब भी पता नहीं है। संभावना भी है कि इनकी संस्कृति इसी देश की संस्कृति थी। इसकी जड़ें और शाखाएं दक्षिण भारत में भी मिल सकती हैं। कुछ विद्वानों को इन लोगों और दक्षिण भारत की द्रविड़ जातियों एवं संस्कृति के बीच अनिवार्य समानता दिखाई पड़ती है। यदि प्राचीन समय में कुछ लोग भारत में आए भी थे तो ये घटना मोहनजोदड़ो के समय से कई हजार वर्ष पहले घटी होगी। व्यवहारिक दृष्टि से हम उन्हें भारत के ही निवासी मान सकते हैं। ये देखिए, आर्यों के आने के बारे में जो अनुमान है और सिंधु घाटी के लोगों के बारे में जो अनुमान है उसमें हम यही कह सकते हैं कि ये भारत के मूल निवासी ही थे। सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में कुछ लोगों का कहना है कि उसका अंत अकस्मात किसी ऐसी दुर्घटना से हो गया जिसकी कोई व्याख्या नहीं मिलती है। जैसा कि बेटा मैंने आपको बताया भी कि हमारे पास कोई लिखित अभिलेख नहीं है, लिखित साक्ष्य नहीं है। जो कुछ भी हमने जाना है वह सिर्फ उत्खनन में प्राप्त जो सामग्री है उसके आधार पर ही जाना है। इसलिए उसका अंत कैसे हुआ सभ्यता का हम नहीं जान पाए हैं। सिंधु नदी अपनी भयंकर बाढ़ों के लिए प्रसिद्ध है जो नगरों और गांवों को बहा ले जाती है। यह भी संभव है कि मौसम के परिवर्तन से धीरे धीरे जमीन सूखती गई हो, खेतों पर रेगिस्तान छा गया हो। मोहनजोदड़ो के खंडहर अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि बालू की तह पर तह जमती गई। इससे शहर की जमीन की सतह ऊंची उठती गई और नगरवासियों को मजबूर होकर पुरानी नींव पर ऊंचाई पर मकान बनाने पड़े। खुदाई में निकले कुछ मकान 2 या 3 मंजिल के जान पड़ते हैं। वे इस बात का सबूत है कि सतह से ऊंचे उठने के कारण समय समय पर उनकी दीवारें ऊंची भी उठाई गई होंगी। हम जानते हैं कि सिंध का सूबा पुराने समय में बहुत समृद्ध और उपजाऊ था, पर मध्य युग के बाद वह ज़्यादातर रेगिस्तान रह गया। ये सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमने जाना कि वहाँ की कहें कि वहाँ की जो मानव बस्तियाँ हैं वो किस प्रकार की थी। और ऐसा भी माना जाता है कि मौसमी परिवर्तन या फिर बाढ़ें जो कि सिंधु नदी में बहुत ज़्यादा आती थी उनके कारण इसका अंत हुआ सभ्यता का। इसलिए मुमकिन है कि मौसमी परिवर्तनों ने उन इलाकों के निवासियों और उनके रहन सहन की पद्धति को प्रभावित किया। लेकिन मौसम परिवर्तन प्रभाव दूर दूर तक फैली इस नागर सभ्यता की अपेक्षाकृत छोटे हिस्से पर पड़ा होगा। हमारे पास इस बात का विश्वास करने के कारण भी हैं कि गंगा घाटी या उससे भी दूर फैली थी। इस बात का फैसला करने के लिए हमारे पास पर्याप्त आंकड़े नहीं हैं। वह बालू जिसने इनमें से कुछ प्राचीन शहरों पर छाकर उन्हें ढक लिया, उन्हें सुरक्षित भी रखा, जबकि दूसरे शहर और प्राचीन सभ्यता के प्रमाण धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं। तो यही है कि सिंधु नदी का जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसका अंत कैसे हुआ, इसके संबंध में हम केवल अनुमान देख रहे हैं। यहाँ पे सिंधु घाटी की सभ्यता और बाद के कालखंडों के बीच निरंतर संबंध के साथ ही इसके सिलसिले टूटने या इसमें अंतराल के प्रमाण भी मिलते हैं। और ये स्वाभाविक भी है बच्चों, क्योंकि कोई एक सभ्यता से दूसरी सभ्यता का पटाक्षेप इतनी जल्दी नहीं हो जाता है। जो प्राचीन है उसमें प्राचीन का नवीन में कुछ योग होना आवश्यक होता है और योग होता ही है। ऐसा माना जाता है कि आर्यों का प्रवेश सिंधु घाटी युग के लगभग 1000 वर्ष बाद हुआ। यह भी संभव है कि इतना बड़ा समय का अंतर न रहा हो और पश्चिमोत्तर दिशा में भारत के कबीले और जातियाँ समय समय पर आती रही हों और भारत में जज्ब होती रही, मतलब मिलती रही। इससे पहले सबसे पहले बड़ा सांस्कृतिक समन्वय और मेलजोल बाहर से आने वाले आर्यों और उन द्रविड़ जाति के लोगों के बीच हुआ जो संभवतः सिंधु घाटी की सभ्यता के प्रतिनिधि थे। इसी समन्वय और मेलजोल से भारतीय जातियों और बुनियादी भारतीय संस्कृति का विकास हुआ, जिसमें दोनों सभ्यताओं के तत्व साफ दिखाई पड़ते हैं। बाद के युगों में बहुत सी जातियाँ आई, सबने अपना प्रभाव डाला और यहीं घुल मिल करके रह गई। तो यह आर्यों का आगमन है कि किस प्रकार आर्य कोई अचानक से नहीं आ गए, वे यहाँ छोटे छोटे कबीलों के रूप में आते रहे और भारतीय जनमानस में मिलते रहे ना। और जब सिंधु घाटी सभ्यता का या विलुप्त हो गई उसके बाद आर्य संस्कृति का प्रभाव हमें दिखाई देने लगा। तो ये था आर्यों का आना। धन्यवाद।